क्या आपको पता है कि सरकार बेनामी प्रॉपर्टी मतलब किसी और के पैसे से किसी और के नाम पर ली गई प्रॉपर्टी बिना 1 रुपया दिए कॉन्फिस्केट कर सकती है? हाँ, और इसके अगेंस्ट अपील करने का प्रोविजन भी है। कूल ना। ऐसे ही ढेर सारे क्रेजी डिटेल्स और लीगल लूपहोल्स आज हम अनकवर करेंगे। तो चलो अपनी क्यूरियोसिटी को फुल पावर पे ऑन कर लो, और अगर चाहते हो कि ज्ञान का ये हाई एनर्जी रॉकेट चलता रहे तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन स्मैश करो, लाइक का बटन तोड़ दो और नोटिफिकेशन बेल को हिला दो। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम एक एपिक जर्नी पर जा रहे हैं, एक मैराथन पिछले डेकेड के यूपीएससी गवर्नेंस क्वेश्चंस के थ्रू। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2015 एंड गो ऑल द वे टू 2024। एग्जैक्टली। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से शुरू करेंगे, नीति आयोग के शिफ्ट को समझेंगे, गंगा को साफ करने के रूल्स डाइसेक्ट करेंगे, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट डिकोड करेंगे, आधार के मिथ्स बस्ट करेंगे और मिलिट्री रैंक्स भी मास्टर करेंगे। 2015 से शुरू करते हैं। ओके, तो 2015 से पहला सवाल। क्वेश्चन है, Which of the following statements are correct regarding National Innovation Foundation India, NIF, 2015? 1. NIF is an autonomous body of the Department of Science and Technology under the central government. 2. NIF is an initiative to strengthen the highly advanced scientific research in India's premier scientific institutions in collaboration with highly advanced foreign scientific institutions. Select the correct answer using the codes given below. A. 1 only. B. 2 only. C. Both 1 and 2. D. Neither 1 nor 2. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है मिसलेनियस। All right. चलो निफ्स को अनपैक करते हैं। इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? सोचो। देखो, निफ फंडामेंटली ग्रासरूट्स इनोवेशन को सेलिब्रेट करने के लिए है। मतलब इनोवेशन बाय द कॉमन पर्सन फॉर द कॉमन पर्सन। इसका फैंसी लैब्स के बड़े साइंटिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। सोचो एक गांव में एक किसान ने साइकिल का इस्तेमाल करके खेत में पानी देने की एक सुपर लो कॉस्ट मशीन बना दी। हाँ, ये हुआ ग्रासरूट्स इनोवेशन। एग्जैक्टली। तो निफ का काम है इस किसान को ढूंढना, उसके देसी जुगाड़ को सपोर्ट करना, शायद पेटेंट करवाना और हो सके तो उसे एक बिजनेस में बदलना। इट्स ऑल अबाउट बॉटम अप इनोवेशन। परफेक्टली पुट। और ये हनी बी नेटवर्क फिलॉसफी पर बेस्ड है। जैसे एक मधुमक्खी हर फूल से नेक्टर लेती है, फूल को नुकसान नहीं पहुंचाती और बदले में पॉलिनेशन करती है। विन विन सिचुएशन। वैसे ही निफ इनोवेटर्स से नॉलेज लेता है, उन्हें क्रेडिट और रिवॉर्ड देता है और उस नॉलेज को सोसाइटी के लिए स्प्रेड करता है। क्या बात है। चलो अब स्टेटमेंट्स का डीप डाइव करते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है, निफ इज एन ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब है कि उसके पास फंक्शनल इंडिपेंडेंस है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। राइट। और एडमिनिस्ट्रेटिवली ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी डीएसटी के अंडर आती है। तो स्टेटमेंट 1 एक फैक्चुअल ग्रीन लाइट है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। समझ गया। तो स्टेटमेंट 1 का टेक अवे, निफ इज इक्वल टू ऑटोनॉमस अंडर डीएसटी। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पर, जहां असली गेम है। ये कहता है, निफ इज एन इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द हाईली एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च इन कोलैबोरेशन विद हाईली एडवांस्ड फॉरेन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस। सुनने में तो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। एंड दिस माय फ्रेंड इज अ क्लासिक यूपीएससी ट्रैप। ये स्टेटमेंट निफ के कोर मिशन के एकदम ऑपोजिट है। अच्छा। हाँ, कीवर्ड्स देखो, हाईली एडवांस साइंटिफिक रिसर्च और फॉरेन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस। ये निफ का काम ही नहीं है। निफ का फोकस अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर है, ग्रास रूट्स इनोवेशंस पर। राइट। ये स्टेटमेंट किसी और हाई लेवल रिसर्च बॉडी को डिस्क्राइब कर रहा है, एनआईएफ को नहीं। तो स्टेटमेंट 2 फंडामेंटली गलत है। हाँ, तो वो कोर फिलॉसफी टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर हमें पता है कि स्टेटमेंट 2 गलत है तो एलिमिनेशन यूज करते हैं। ऑप्शन बी 2 ओनली गया, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 भी गया। और क्योंकि हमें पता है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2 भी बाहर हो जाता है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है। Precisely, the answer is A, 1 only. The key was to understand the soul of NIF. It's for the grassroots, by the grassroots. चलो इसको एक मेमोरी हैक से लॉक करते हैं। इजी है। जब आप निफ के बारे में सोचें तो एक चमकती हुई हाईटेक लेबोरेटरी इमेजिन मत करें जिसमें साइंटिस्ट व्हाइट कोट्स में हैं। ओके। उसके बजाय एक मधुमक्खी का छत्ता, एक हनी बी हाइव इमेजिन करें जो ग्राउंड लेवल पर एक्टिविटी से बज कर रहा है, देश भर के लोकल देसी जुगाड़ को कनेक्ट कर रहा है। NIF, National Innovation from the Fields। वाह, बिल्कुल। perfect. Mini recap. In short, NII is all about grassroots innovation under DST और high-tech foreign collaboration वाला आइडिया एक deliberate trap है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Next up from 2015, एक और लैंडमार्क क्वेश्चन। The government of India has established Niti Aayog to replace the 2015 A. Human Rights Commission, B. Finance Commission, C. Law Commission, D. Planning Commission। और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है मिसलेनियस। नीति आयोग, ये एक बहुत बड़ा चेंज था। हाँ, नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फंडामेंटली ये गवर्नमेंट का प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है। इसे गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट या ब्रेन समझो। एग्जैक्टली। इसका मेन कॉन्सेप्ट था टॉप डाउन प्लानिंग से बॉटम अप प्लानिंग पर शिफ्ट करना। जो पुराना सिस्टम था प्लानिंग कमीशन, वो एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच फॉलो करता था। मतलब प्लान दिल्ली में बनता था और स्टेट्स को फॉलो करना पड़ता था। हाँ, नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो इंडिया को वाटर कंजर्वेशन पर एक नई पॉलिसी चाहिए। पुराना प्लानिंग कमीशन शायद सभी स्टेट्स के लिए एक ही प्लान बना देता, लेकिन नीति आयोग एक गवर्निंग काउंसिल बनाएगा जिसमें सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होंगे और उनसे इनपुट्स लेकर हर स्टेट की यूनिक नीड्स के अकॉर्डिंग पॉलिसी डायरेक्शन देगा। ये एक टीम गेम है। परफेक्ट एनालॉजी। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस ए, बी और सी बिल्कुल अलग बॉडीज हैं। राइट। जैसे ए ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका काम ह्यूमन राइट्स वायलेशन से डील करना है, अलग चीज है। फिर बी फाइनेंस कमीशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो सेंटर और स्टेट्स के बीच फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करती है। टोटली डिफरेंट फंक्शन। और सी लॉ कमीशन, जो लीगल रिफॉर्म्स रेकमेंड करती है। अगेन अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंट रोल। नीति आयोग का मैंडेट ब्रॉड पॉलिसी मेकिंग है, इन स्पेसिफिक फंक्शंस का नहीं। तो वो तीनों तो क्लियरली बाहर हैं।
जैसे हमारे पास बचता है ऑप्शन डी, प्लानिंग कमीशन। और ये है हमारा बिंगो। नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को 65 साल पुराने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। और दोस्त, इस फिलोसॉफिकल शिफ्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग कमीशन एक कंट्रोलर की तरह था जो फंड्स एलोकेट करता था। नीति आयोग एक एनेबलर या फैसिलिटेटर है। मेजर डिफरेंस। हाँ, इसके पास फंड्स एलोकेट करने की पावर नहीं है। ये एक थिंक टैंक है, बैंक नहीं। चलो थोड़ा पेरिफेरल नॉलेज ऐड करते हैं। याद रखना, नीति आयोग के चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं और इसकी गवर्निंग काउंसिल में सारे सीएम्स और यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इंजन है। अब इसके मेमोरी हैक के लिए क्या कहेंगी? नाम ही काफी है। नीति का मतलब है पॉलिसी। तो नीति आयोग एक पॉलिसी थिंक टैंक है। ये फाइनेंस, ह्यूमन राइट्स या लॉ कमीशन नहीं है और इसने पुराने प्लानिंग सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया। सिंपल है। टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, पीरियड। चलो अब 2016 में जंप करते हैं। Okay, we are in 2016 now. Here's the question. Which of the following are the key features of National Ganga River Basin Authority NGRBA 2016? 1. River Basin is the unit of planning and management. 2. It spearheads the river conservation efforts at the national level. 3. One of the chief ministers of the states through which the Ganga flows becomes the chairman of NGRBA on a rotation basis. Select the correct answer using the code given below. A. 1 and 2 only. B. 2 and 3 only. C. 1 and 3 only. D. 1, 2 and 3. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है मिसलेनियस। NGRBA 2009 में एस्टैब्लिश हुई थी। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट था एक नदी को साफ करने के तरीके में सोच का बदलाव। पहले क्या होता था? हम सिटी बाय सिटी अप्रोच लेते थे। कानपुर में थोड़ा साफ कर लिया, वाराणसी में थोड़ा साफ कर लिया, और ये फेल हो गया। एग्जैक्टली। नया होलिस्टिक अप्रोच था पूरे रिवर बेसिन को एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करना। इसे ऐसे सोचो, एक नदी सिर्फ पानी का चैनल नहीं है, वो मेन नदी, उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज, आसपास की जमीन और ग्राउंड वाटर सब कुछ है। अगर आपको नदी को बचाना है तो आपको पूरे इकोसिस्टम, पूरे बेसिन को मैनेज करना होगा। मेक्स टोटल सेंस। और इससे हम सीधे स्टेटमेंट 1 पर आते हैं। रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। हमारी डिस्कशन के बेसिस पर यह बिल्कुल करेक्ट है। यही तो एनजीआरबीए का रिवोल्यूशनरी फीचर था। करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 का टेकअवे एनजीआरबीए इज इक्वल टू होलिस्टिक बेसिन मैनेजमेंट। अब स्टेटमेंट 2 कहता है इट स्पीयरहेड्स द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स एट द नेशनल लेवल। क्या ये मेन बॉडी थी? हाँ, ये भी सही है। एनजीआरबीए को एपेक्स बॉडी के रूप में एस्टैब्लिश किया गया था, मतलब टॉप मोस्ट अथॉरिटी। इसका काम था सेंट्रल गवर्नमेंट और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना। मतलब मिशन गंगा का अकेला पावरफुल बॉस। बिल्कुल। तो 1 और 2 करेक्ट है। अब आते हैं ट्रैप पर। स्टेटमेंट 3 One of the chief ministers of the states becomes the chairman of NGRBA on a rotation basis. सोचिए, क्या ये लॉजिकल है? बिल्कुल नहीं, यहां पर ही गलती है। किसी भी हाई लेवल नेशनल बॉडी में जिसमें मल्टीपल स्टेट्स इन्वॉल्व हों, चेयरपर्सन ऑलमोस्ट हमेशा एक पावरफुल सेंट्रल फिगर होता है, न्यूट्रलिटी और अथॉरिटी एंश्योर करने के लिए। राइट। एनजीआरबीए के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, कोई चीफ मिनिस्टर ऑन रोटेशन नहीं। सीएम्स मेंबर्स थे, लेकिन चेयर पीएम के पास थी। प्रिसाइसली। तो स्टेटमेंट 3 गलत है। अगर हम 3 को एलिमिनेट करते हैं तो ऑप्शंस बी, सी और डी ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं। और करेक्ट आंसर है ए, 1 and 2 ओनली। इस सवाल ने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और फैक्चुअल नॉलेज दोनों टेस्ट किए हैं। और थोड़ा पेरिफेरल नॉलेज भी। एनजीआरबीए को बाद में 2016 में डिसॉल्व कर दिया गया और नेशनल काउंसिल फॉर रेजुवेनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा से रिप्लेस किया गया। अच्छा। इसका इम्प्लीमेंटेशन आम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG, जो फेमस नमामि गंगे प्रोग्राम चलाता है। तो स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है। इसका मेमोरी है क्या होगा? गंगा की सफाई के लिए एक हाई लेवल मीटिंग इमेजिन करो। टेबल के हेड पर कौन होगा? एक नेशनल मिशन जिसमें 5-6 स्टेट्स हैं, उसको लीड करने के लिए ऑफ कोर्स द प्राइम मिनिस्टर। हाँ, चीफ मिनिस्टर्स नहीं जो बारी बारी से आएंगे। पीएम एज चेयरमैन इज द ओनली लॉजिकल चॉइस। परफेक्ट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, एनजीआरबी के की फीचर्स थे रिवर बेसिन अप्रोच और नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन, और चेयरमैन पीएम थे, सीएम नहीं। चलो 2017 की तरफ बढ़ते हैं। We're now in 2017 और थीम अब एक्ट्स पर शिफ्ट हो रही है। क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 PBPT Act, consider the following statements. 2017 में with reference to the Prohibition of Benami Property Transaction Act 1988 PBPT Act, consider the following statements. 1. A property transaction is not treated as a Benami transaction if the owner of the property is not aware of the transaction. With reference to the Prohibition of Benami Property Transaction Act 1988 PBPT Act, consider the following statements. 2. Properties held Benami are liable for confiscation by the government. With reference to the Prohibition of Benami Property Transaction Act 1988 PBPT Act, consider the following statements. 3. The Act provides for 3 authorities for investigations but does not provide for any appellate mechanism. With reference to the Prohibition of Benami Property Transaction Act 1988 PBPT Act, consider the following statements. Which of the statements given above are correct? With reference to the Prohibition of Benami Property Transaction Act 1988 PBPT Act, consider the following statements. A1 only, B2 only, C1 and 3 only, D2 and 3 only. बट ब्रॉड माइक्रो थीम है एक्ट्स। पहले बेनामी समझते हैं। इसका मतलब है बिना नाम के। हाँ, अब बेनामी प्रॉपर्टी वो है जिसका पेमेंट कोई और करता है, लेकिन लीगल ओनर कोई और होता है।
फॉर एग्जाम्पल, एक करप्ट ऑफिसर ने ब्लैक मनी से प्रॉपर्टी खरीदी पर अपने ड्राइवर के नाम पर। यहाँ रियल ओनर ऑफिसर बेनिफिशियल ओनर है और ड्राइवर बेनामीदार है। मकसद ब्लैक मनी छुपाना होता है। करेक्ट। द पीबीपीटी एक्ट खासकर 2016 के मेजर अमेंडमेंट के बाद इसी को रोकने का काम करता है। अब स्टेटमेंट्स को डाइसेक्ट करते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है अ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज अ बेनामी ट्रांजैक्शन इफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजैक्शन। इस पर सोचिए। ये स्टेटमेंट डिफिनेशन को घुमा रहा है। असल में एक ट्रांजैक्शन के बेनामी होने की एक कोर कंडीशन ही ये है कि जब वो पर्सन जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है यानी बेनामीदार, उसे ओनरशिप की जानकारी ना हो या वो इनकार कर दे। अच्छा, तो ये तो बेनामी ट्रांजैक्शन का फीचर है, एक्सेप्शन नहीं। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। एक्सीलेंट कैच। स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2 के बारे में क्या? प्रॉपर्टीज हेल्ड बेनामी आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन बाय द गवर्नमेंट। इसमें कितना दम है? ये एक्ट का मेन पंच है। ये बिल्कुल सही है। अगर प्रॉपर्टी बेनामी प्रूव हो जाती है तो सरकार उसे कॉन्फिस्केट कर सकती है, मतलब जब्त कर सकती है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। इसे ही इस कानून को ताकत मिलती है। स्पॉट ऑन। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 3, द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी अपीलेट मैकेनिज्म। ये फ्रेज नो अपीलेट मैकेनिज्म आपके दिमाग में एक अलार्म बेल बजाना चाहिए। बिल्कुल, ये एक क्लासिक यूपीएससी ट्रैप है। रूल ऑफ लॉ वाली डेमोक्रेसी में कोई भी स्ट्रॉन्ग लॉ, खासकर जिसमें प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन इन्वॉल्व हो, उसमें अपील का प्रोसेस होना ही चाहिए। करेक्ट। द पीबीबीटी एक्ट में एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एक अपीलेट ट्रिब्यूनल है जहां आप अपील कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट्स 1 और 3 गलत है और सिर्फ स्टेटमेंट्स 2 सही है। इससे हम सीधे आंसर पर पहुंच जाते हैं। हाँ, करेक्ट आंसर है बी, 2 ओनली। चलो एक मेमोरी हैक लेते हैं। 2 चीजें याद रखें। पहला, बेनामी इज इक्वल्स टू कॉन्फिस्केशन, ये मेन कॉन्सिक्वेंस है। दूसरा, नो अपीलेट मैकेनिज्म जैसा फ्रेज किसी इंडियन लॉ के बारे में क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होना चाहिए। हमारे लीगल सिस्टम में अपील का रास्ता ऑलमोस्ट हमेशा होता है। ग्रेट टिप। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, बेनामी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट करेगी और हाँ, आप उसके अगेंस्ट जरूर अपील कर सकते हैं। चलो 2018 की तरफ बढ़ते हैं। इट वाज अ बिग ईयर। First up from 2018 is a question on Aadhaar, a recurring favorite. Consider the following statements. Consider the following statements. 1. Aadhaar card can be used as a proof of citizenship or domicile. Consider the following statements. 2. Once issued, Aadhaar number cannot be deactivated or omitted by the issuing authority. Consider the following statements. Which of the statements given above are correct? A. 1 only. B. 2 only. C. Both 1 and 2. D. Neither 1 nor 2. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है मिसलेनियस। आधार। यह सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि आधार एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस है, बस। ये प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। हाँ, ये यूआईडीआई का बस एक यूनिक 12 डिजिट नंबर है। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अब स्टेटमेंट 1 देखते हैं। आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। आपने जो अभी कहा उसके हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। आधार एक्ट ऑफ 2016 में ये साफ-साफ लिखा है। इनफैक्ट आधार किसी भी रेजिडेंट को इशू किया जाता है जो पिछले साल में 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो। इसमें इंडिया में रहने वाले फॉरेन नेशनल्स भी हो सकते हैं। तो ये सिटीजनशिप का प्रूफ कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। तो स्टेटमेंट 1 बाहर है। अब स्टेटमेंट 2, वंस इशूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। इसका मतलब ये परमानेंट और इरिवर्सिबल है। ये भी गलत है। यूआईडीआई जो इशूइंग अथॉरिटी है उसके पास आधार नंबर डीएक्टिवेट करने की पावर है। अच्छा। ये कई रीजन से हो सकता है, जैसे डुप्लीकेट आधार हो या बायोमेट्रिक इश्यूज हो या फिर गलत डॉक्यूमेंट से बनवाया गया हो। सरकार ने लाखों आधार नंबर्स डीएक्टिवेट किए हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। हाँ, इससे चॉइस बहुत आसान हो जाती है। अगर एक और दोनों गलत हैं तो आंसर है डी, नीदर 1 नॉर 2। इस सवाल ने आधार के बारे में 2 बहुत फंडामेंटल मिसकंसेप्शंस चेक किए हैं। मेमोरी हैक का टाइम। अपना आधार कार्ड विजुअलाइज करो। अब उस पर एक बड़ा लाल डिजिटल स्टैम्प इमेजिन करो जिस पर लिखा है आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ओनली, नॉट फॉर सिटीजनशिप। और नीचे एक छोटा सा नोट, कंडीशंस अप्लाई, कैन बी डीएक्टिवेटेड। ये विजुअल दिमाग में चिपक जाएगा। लव इट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, आधार आइडेंटिटी के लिए है, सिटीजनशिप के लिए नहीं। और हाँ, ये डीएक्टिवेट हो सकता है। सिंपल। चलो 2018 के अगले सवाल पर। Question 6 from 2018 asks about an index. Rule of Law Index is released by which of the following? 2018. A. Amnesty International. B. International Court of Justice. C. The Office of UN Commissioner for Human Rights. D. World Justice Project. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है मिसलेनियस। ये एक डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये ट्रिकी होते हैं क्योंकि इसमें लॉजिक नहीं, आपको या तो पता है या नहीं। हाँ, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ये मेजर करता है कि दुनिया भर में रूल ऑफ लॉ को आम जनता कैसे एक्सपीरियंस करती है, अलग अलग डायमेंशंस पर, जैसे गवर्नमेंट पावर्स पर कंस्ट्रेंट्स, करप्शन की कमी, फंडामेंटल राइट्स एटसेट्रा। करेक्ट। तो हमें पब्लिशर का नाम पता होना चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं। ए. एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये एक बहुत फेमस ह्यूमन राइट्स एनजीओ है जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर अपनी रिपोर्ट्स के लिए जानी जाती है। बी. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। ये यूएन का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। ये देशों के बीच लीगल डिस्प्यूट सुलझाता है। सी. द ऑफिस ऑफ यूएन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, OHCHR। ये एक यूएन ऑफिस है जो ह्यूमन राइट्स प्रमोट करता है। सभी अजीब से लग रहे हैं। लगते तो है, लेकिन यहाँ प्रिसाइज नॉलेज काम आती है।
करेक्ट आंसर है डी, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ये एक इंडिपेंडेंट मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल ऑफ लॉ को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। ये इंडेक्स उनका फ्लैगशिप पब्लिकेशन है। तो ये एलिमिनेशन के लिए अच्छा पेरिफेरल नॉलेज है, जबकि एमनेस्टी और OHCH राइट से डील करते हैं और ICJ स्टेट्स के बीच जस्टिस से। स्पेसिफिक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का ब्रांड है। तो इसका मेमोरी हैक क्या होगा? वर्ड्स को डायरेक्ट लिंक करो। इंडेक्स है रूल ऑफ लॉ, लॉ जस्टिस के बारे में है, ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, एक डायरेक्ट कीवर्ड कनेक्शन। Next question from 2018. I will continue generating the rest of the script in this detailed, long and natural Hindi conversational style, covering all remaining questions up to 2024 as required. The total length will significantly exceed typical podcast scripts to meet the longer than 60 minutes requirement. Still in 2018, इस बार RTE Act पे. Consider the following statements. 2018, consider the following statements. 1. As per the Right to Education RTE Act, to be eligible for appointment as a teacher in a state, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned State Council of Teacher Education. Consider the following statements too. As per the RTE Act, for teaching primary classes, a candidate is required to pass a teacher eligibility test conducted in accordance with the National Council of Teacher Education guidelines. Consider the following statements 3. In India, more than 90% of teacher education institutions are directly under the state governments. Consider the following statements. Which of the statements given above is are correct? A. 1 and 2, B. 2 only, C. 1 and 3, D. 3 only. Broad micro theme. Acts. Right to Education Act 2009 एक गेम चेंजर था। ये क्वेश्चन क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट यानी टीचर क्वालिफिकेशंस में डीप डाइव करता है। हाँ, चलो स्टेटमेंट 1 को ब्रेक डाउन करते हैं। ये कहता है कि स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड करती है। क्या पावर स्टेट लेवल पर है? ये गलत है। सोचो, अगर हर स्टेट अपनी अलग क्वालिफिकेशन रखेगा तो क्वालिटी में यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी? सही बात है। पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस डिसाइड करने की पावर एक नेशनल बॉडी को दी गई है। वो बॉडी है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE, ना कि स्टेट काउंसिल्स। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, समझ गया। स्टेटमेंट 2 के बारे में क्या? ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या टेट की बात कर रहा है। कहता है कि NCT गाइडलाइंस के हिसाब से टेट पास करना जरूरी है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। टेट को RTE एक्ट के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि टीचर्स में एक मिनिमम एप्टीट्यूड और एबिलिटी इंश्योर की जा सके। ओके। NCTE टेट के लिए गाइडलाइंस बनाती है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों इसे कंडक्ट करती हैं। प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाने के लिए टेट पास करना ज्यादातर स्कूल्स में मैंडेटरी है। ठीक है, तो 2 करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 3 चेक करते हैं। इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स। ये बीएड कॉलेजेस की ओनरशिप के बारे में है। ये स्टेटमेंट फैक्चुअली बिल्कुल गलत है और बहुत ज्यादा गलत है। रियलिटी इसके एकदम ऑपोजिट है। रियली? हाँ, NCTE के बनने के बाद टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की संख्या में एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और उनमें से वास्ट मेजॉरिटी 90% से भी ज्यादा प्राइवेटली ओन्ड है, स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर नहीं। वाह, एकदम उल्टा। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, NCTE है, स्टेट काउंसिल नहीं। स्टेटमेंट 3 गलत है, 90% से ज्यादा प्राइवेट है। सिर्फ स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। जिससे हम सीधे आंसर पर पहुंचते हैं, B. 2 ओनली। इसका कोई अच्छा मेमोरी हैक है? नेशनल स्टैंडर्ड्स सोचो, टीचर क्वालिफिकेशंस एक नेशनल बॉडी NCTE सेट करती है और उसके लिए एक नेशनल लेवल स्टैंडर्ड टेस्ट TET जरूरी है। NCTE में जो N है वो आपका क्लू है कि ये क्वालिटी के लिए सेंट्रल अथॉरिटी है। एक्सीलेंट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, NCTE टीचर क्वालिफिकेशन सेट करती है, TET मैंडेटरी है और इंडिया में ज्यादातर टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस प्राइवेट हैं। From our 2018 batch is on the National Food Security Act 2013. With reference to the provisions made under the National Food Security Act 2013, consider the following statements. 1. The families coming under the category of below poverty line (BPL) only are eligible to receive subsidized food grains. 2. The eldest woman in a household of age 18 years or above shall be the head of the household for the purpose of issuance of a ration card. 3. Pregnant women and lactating mothers are entitled to a take-home ration of 1600 calories per day during pregnancy and for 6 months thereafter. With reference to the provisions made under the National Food Security Act 2013, consider the following statements. Which of the statements given above is are correct? With reference to the provisions made under the National Food Security Act 2013, consider the following statements. A. 1 and 2, B. 2 only, C. 1 and 3, D. 3 only. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है एक्ट्स। The NFSA 2013 एक बहुत बड़ा वेलफेयर लॉ है। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है वेलफेयर अप्रोच से राइट्स बेस्ड अप्रोच पर शिफ्ट। मतलब अब भोजन तक पहुंच एक कानूनी अधिकार है, कोई दान नहीं। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। चलो स्टेटमेंट 1 चेक करते हैं। ये कहता है BPL ओनली आर एलिजिबल। क्या ये एक्ट सिर्फ BPL कैटेगरी तक सीमित है? नहीं, ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है और इसलिए गलत है। NFSA एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कवर करता है, रूरल पॉपुलेशन का 75% तक और अर्बन पॉपुलेशन का 50% तक। अच्छा, ये BPL कैटेगरी यूज नहीं करता। ये प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स और अंत्योदय अन्ना योजना हाउसहोल्ड्स जैसी कैटेगरीज यूज करता है। तो ओनली शब्द इस स्टेटमेंट को गलत बना देता है। ओके, वाइडर कवरेज। अब स्टेटमेंट 2 वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करता है। The eldest woman in a household of age 18 years or above shall be the head of the household for the purpose of issuance of a ration card. ये एक्ट का एक बहुत ही प्रोग्रेसिव फीचर है और ये बिल्कुल सही है। एक्ट इस चीज को जरूरी बनाता है
ताकि महिलाओं को एम्पावर किया जा सके और उन्हें हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी पर कंट्रोल दिया जा सके। बहुत शानदार प्रोविजन है। इंडीड। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 3 में नंबर्स गेम पर आते हैं। Pregnant women and lactating mothers are entitled to a take-home ration of 1600 calories per day. यहाँ ट्रैप है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए प्रोविजन तो सही है, लेकिन नंबर गलत है। उन्हें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन स्पेसिफाइड अमाउंट 600 कैलोरीज पर डे है, 1600 नहीं। 1600 कैलोरीज एक सप्लीमेंट्री मील के लिए बहुत ज्यादा है। हाँ, ये डिटेल इस स्टेटमेंट को गलत बना देती है। तो रीकैप करते हैं। स्टेटमेंट 1 गलत है, बीपीएल से ज्यादा कवर करता है। स्टेटमेंट 2 सही है, सबसे बड़ी महिला हेड होती है। स्टेटमेंट 3 गलत है, 600 कैलोरीज 1600 नहीं। इसका मतलब सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है, जिससे आंसर बनता है बी, 2 ओनली। मेमोरी है क्या होगा? एनएफएसए के लिए 3 W's याद रखो। वाइडर कवरेज, सिर्फ बीपीएल नहीं, वुमेन एज हेड और रॉन्ग नंबर, 600 1600 नहीं। The 3 W's will help you recall the key points. ब्रिलियंट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, एनएफएसए सिर्फ बीपीएल के लिए नहीं है, रेशन कार्ड के लिए घर की सबसे बड़ी महिला हेड होती है और कैलोरी सप्लीमेंट 600 है। दैट रैप्स अप 2018। चलो 2019 में चलते हैं। I will now continue and complete the rest of the script for all remaining questions from 2019 to 2024. Of any country, which one of the following would be considered as part of its social capital, 2019? A. The proportion of literates in the population. B. The stock of its buildings, other infrastructure and machines. C. The size of population in the working age group. D. The level of mutual trust and harmony in the society. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है मिसलेनियस। ये एक बहुत खूबसूरत सवाल है। हम अलग-अलग तरह की कैपिटल के बारे में सुनते हैं। हाँ। कोर कॉन्सेप्ट यहाँ डिफरेंट समझना है। फिजिकल कैपिटल, चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं, जैसे मशीन्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, ये ऑप्शन बी है। ह्यूमन कैपिटल, लोगों की स्किल्स, नॉलेज और हेल्थ, जैसे एजुकेशन लेवल्स, ये ऑप्शंस ए और सी है। राइट। सोशल कैपिटल ये अलग है। ये वो इनटैंजिबल वैल्यू है जो सोशल नेटवर्क्स, ट्रस्ट और कोऑपरेशन से आती है। ये वो ग्लू है जो एक सोसाइटी को जोड़कर रखता है। परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक रियल लाइफ एग्जांपल। 2 गांव इमेजिन करो, दोनों में सेम पॉपुलेशन और रिसोर्सेज है। विलेज ए में लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते और कभी कोऑपरेट नहीं करते। ओके। विलेज बी में लोगों के कम्युनिटी बॉन्ड्स स्ट्रांग है और वो मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे गांव का तालाब साफ करना। विलेज बी में हाई सोशल कैपिटल है और वो ज्यादा प्रॉस्परस और खुश रहने की संभावना है। इस क्लैरिटी के साथ चलो ऑप्शंस फिर से देखते हैं। ए. प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स, ह्यूमन कैपिटल। बी. स्टॉक ऑफ बिल्डिंग्स, फिजिकल कैपिटल। सी. साइज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, ह्यूमन कैपिटल। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। जी। ये सोशल कैपिटल की डेफिनेशन में बिल्कुल फिट बैठता है। ये रिलेशनशिप्स की क्वालिटी के बारे में है। तो करेक्ट आंसर है। चलो एक मेमोरी हैक लेते हैं। सिंपल है। कैपिटल जिसे आप छू या गिन नहीं सकते इज इक्वल टू सोशल कैपिटल। एजुकेशन, आप डिग्रीज गिन सकते हैं, ह्यूमन। बिल्डिंग्स आप उन्हें गिन सकते हैं, फिजिकल। जी। ट्रस्ट और हार्मनी आप इस पर कोई नंबर नहीं लगा सकते, लेकिन आप इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस को फील कर सकते हैं। बिल्कुल। वही सोशल कैपिटल है। परफेक्ट तरीका है इसे याद रखने का। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, सोशल कैपिटल ट्रस्ट और हार्मनी का इंटैंजिबल नेटवर्क है, ना कि सोसाइटी के टैंजिबल एसेट्स या स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2019। Still in 2019, another question on an act. Which of the following statements is correct regarding the Maternity Benefit Amendment Act of 2017? 2019. 1. Pregnant women are entitled for 3 months pre-delivery and 3 months post-delivery paid leave. 2. Enterprises with creches must allow the mother minimum 6 creche visits daily. 3. Women with 2 children get reduced entitlements. Select the correct answer using the code given below. A. 1 and 2 only. B. 2 only. C. 3 only. D. 1, 2 and 3. ब्रॉड माइक्रो थीम एक्ट्स। Maternity Benefit Amendment Act of 2017 वर्किंग वुमेन के लिए एक बड़ा कदम था। हाँ, चलो डिटेल्स चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है 3 मंथ्स प्री डिलीवरी एंड 3 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी पेड लीव। इसका टोटल हुआ 6 महीने या लगभग 26 हफ्ते। क्या ये स्ट्रक्चर सही है? टोटल ड्यूरेशन तो आसपास है, लेकिन स्ट्रक्चर गलत है। एक्ट ने टोटल पेड मैटरनिटी लीव को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते किया। ओके। पर 3 महीने पहले और 3 महीने बाद का कोई रिजिड रूल नहीं है। एक महिला आमतौर पर एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट से 8 हफ्ते पहले तक की लीव ले सकती है और बाकी बाद में। तो जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है वो स्टेटमेंट 1 को इनएक्यूरेट बनाता है। एक डिटेल ट्रैप। ठीक है। स्टेटमेंट 2, एंटरप्राइजेज विद क्रेशेज मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रेश विजिट्स डेली। एक्ट ने 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज वाले एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए क्रेशेज को मैंडेटरी तो किया था। विजिट्स के नंबर के बारे में क्या? क्रेश विजिट्स का प्रोविजन सही है, लेकिन नंबर गलत है। एक्ट रोजाना 4 क्रेश विजिट्स अलाउ करता है, 6 नहीं। एक और नंबर्स का ट्रैप। हाँ, तो स्टेटमेंट 2 भी गलत है। अब स्टेटमेंट 3, women with 2 children get reduced entitlements। क्या तीसरे बच्चे के लिए बेनिफिट बदल जाता है? हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। 26 हफ्ते की पेड लीव का बढ़ा हुआ बेनिफिट सिर्फ पहले 2 बच्चों के लिए है। एक महिला जिसे तीसरा बच्चा या उससे ज्यादा होने वाला है, उसके लिए पेड लीव एंटाइटलमेंट 12 हफ्ते हैं, तो एंटाइटलमेंट कम हो जाता है। तो रिव्यू करते हैं। स्टेटमेंट 1 गलत है, रॉन्ग स्ट्रक्चर। स्टेटमेंट 2 गलत है, 4 विजिट्स 6 नहीं। स्टेटमेंट 3 सही है। इसका मतलब हमारा आंसर है C3 ओनली। ये एक टफ क्वेश्चन था जिसके लिए प्रिसाइज नॉलेज जरूरी थी। और इसका मेमोरी हैक? सोचो 26 वीक्स टोटल, नॉट 3+3। क्रैश के लिए सोचो 4 विजिट्स और तीसरे बच्चे के लिए बेनिफिट पुराने नंबर यानी 12 हफ्ते पर वापस चला जाता है। तो प्रोग्रेशन है 26, 26, 12। गुड वन। मिनी रिकैप।
इन शॉर्ट टोटल मैटरनिटी लीव 26 हफ्ते हैं, पहले 2 बच्चों के लिए, क्रश विजिट्स 4 हैं और तीसरे बच्चे के लिए एंटाइटलमेंट्स कम हो जाते हैं। That's a wrap for 2019. Let's head into 2020. Abolition of private property. D. Economic determinism. Broad micro theme, miscellaneous. Deep question. गांधीज्म और मार्क्सिज्म कई मायनों में ऑपोजिट हैं। हाँ, गांधी का रास्ता नॉन वायलेंस, अहिंसा था। मार्क्सिज्म क्लास स्ट्रगल में रूटेड है, जो वायलेंट हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन एक कॉमन अग्रीमेंट के बारे में पूछ रहा है। चलो एलिमिनेशन यूज करते हैं। ऑप्शन बी क्लास स्ट्रगल, ये मार्क्सिज्म का कोर है, लेकिन गांधी क्लास कोलैबोरेशन और ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट में विश्वास रखते थे, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। राइट। ऑप्शन सी ऑबलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, फिर से मार्क्सिज्म का सेंट्रल पॉइंट। गांधी का ट्रस्टीशिप मॉडल ऑबलेशन की बात नहीं करता था, बल्कि अमीर लोगों को अपनी एक्स्ट्रा वेल्थ सोसाइटी के भलाई के लिए इस्तेमाल करने की बात करता था। एक और डिफरेंस। ओके। ऑप्शन डी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ये मार्क्सिस्ट आइडिया है कि इकोनॉमिक्स ही सोसाइटी में सब कुछ डिटर्मिन करता है। गांधी एक स्पिरिचुअलिस्ट थे जिन्होंने एथिक्स और मोरालिटी पर जोर दिया। एक और डिफरेंस। तो हमारे पास बचता है ऑप्शन ए, द फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी। ये सरप्राइजिंग है, क्या दोनों एक स्टेट के बिना फ्यूचर चाहते थे? हाँ, और यही सटल कॉमन ग्राउंड है। मार्क्स ने सोचा था कि रेवोल्यूशन के बाद स्टेट धीरे धीरे विदर अवे हो जाएगा, जिससे एक क्लासलेस स्टेटलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी। गांधी का आइडियल रामराज या स्वराज था, जो इनलाइटेंड एनार्की की एक स्टेट थी, जहां हर कोई सेल्फ गवर्न्ड होता, जिसे एक कोअर्सिव स्टेट की जरूरत ही ना पड़े। तो उनका अल्टीमेट विजन एक सोसाइटी विदाउट अ स्टेट काफी सिमिलर है, भले ही उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे। वाओ, दैट्स अ ब्रिलियंट इनसाइट। तो आंसर है ए। इसका मेमोरी हैक क्या है? याद रखो कि उनके मेथड्स ऑपोजिट थे, वायलेंस मार्क्स वर्सेस नॉन वायलेंस गांधी, लेकिन उनका अल्टीमेट डेस्टिनेशन एक ही था, एक ऐसी परफेक्ट दुनिया जिसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत ना पड़े। दोनों का एम स्टेट कंट्रोल से अल्टीमेट फ्रीडम था। फैंटास्टिक। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, जबकि उनके रास्ते अलग थे, गांधीज्म और मार्क्सिज्म दोनों का फाइनल यूटोपियन डेस्टिनेशन एक स्टेटलेस सोसाइटी था। नेक्स्ट अप फ्रॉम 2020। Another Aadhaar question. In 2020, consider the following statements. 1. Aadhaar metadata cannot be stored for more than 3 months. 2. State cannot enter into any contract with private corporations for sharing of Aadhaar data. 3. Aadhaar is mandatory for obtaining insurance products. 4. Aadhaar is mandatory for getting benefits funded out of the Consolidated Fund of India. Which of the statements given above is are correct? A. 1 and 4 only. B. 2 only. C. 3 only. D. 1, 2 and 3. ब्रॉड माइक्रो थीम, मिसलेनियस। ये क्वेश्चन 2018 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद के डेवलपमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। मेटा डेटा यहाँ ऑथेंटिकेशन का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है, आपका बायोमेट्रिक डेटा नहीं। करेक्ट। स्टेटमेंट 1 कहता है आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। यहाँ नंबर की है और नंबर गलत है। करंट रूल है कि ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड्स को 6 महीने से ज्यादा नहीं रखा जाना चाहिए। तो 3 मंथ्स गलत है। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। गॉट इट। अब स्टेटमेंट 2, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशंस फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। ये कंट्रोवर्शियल सेक्शन 57 के बारे में है। और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट के सेक्शन 57 को स्ट्राइक डाउन कर दिया था, जो प्राइवेट एंटिटीज जैसे टेलीकॉम कंपनीज और बैंक्स को आधार मांगने की अनुमति देता था। कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना। अ मेजर रूलिंग। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 के बारे में क्या? आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ये गलत है। एससी जजमेंट के बाद इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने क्लैरिफाई किया कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए आधार मैंडेटरी नहीं है। ओके, तो इंश्योरेंस के लिए मैंडेटरी नहीं। अब आखिरी वाला स्टेटमेंट 4, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये ट्रिकी है। आधार एक्ट का सेक्शन 7 जो इससे डील करता है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था। ये कहता है कि किसी भी गवर्नमेंट सब्सिडी या बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट आधार मांग सकती है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी को भी आधार नंबर ना होने की वजह से बेनिफिट से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें ऑल्टरनेटिव आईडी प्रोवाइड करानी होगी। गिवन द ऑप्शंस, स्टेटमेंट 2 सबसे ज्यादा अनइक्विवोकली करेक्ट है। प्राइवेट शेयरिंग पर लीगल पोजीशन एब्सोल्यूट है, जबकि सब्सिडीज पर कंडीशनल है। तो आंसर है बी, 2 ओनली। इसका मेमोरी हैक? एससी जजमेंट को एक दीवार की तरह सोचो। उसने आधार और प्राइवेट कंपनीज के बीच एक मजबूत दीवार बनाई। स्टेटमेंट 2 करेक्ट, लेकिन उसने गवर्नमेंट सब्सिडीज के लिए एक गार्डेड गेट छोड़ दिया। स्टेटमेंट 4 कंडीशनल। और मेटा डेटा के लिए 6 मंथ्स का नंबर याद रखो। ग्रेट वे टू विजुअलाइज इट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, आधार मेटा डेटा स्टोरेज 6 महीने के लिए है, प्राइवेट कंपनीज के साथ शेयरिंग प्रोहिबिटेड है और इंश्योरेंस के लिए मैंडेटरी नहीं। गवर्नमेंट बेनिफिट से लिंक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसमें एक्सेप्शंस है। On to 2021, I will now complete the final section of the script from 2021 to 2024, maintaining the established tone, length, and detailed analysis format. Welcome to 2021. The first question is on an emerging concept. Consider the following statements. 2021. Consider the following statements. 1. Right to the city is an agreed human right and the UN Habitat monitors the commitments made by each country in this regard. Right to the city means that the state cannot deny any public service or facility to the unauthorized colonies in the city. Consider the following statements. Which of the statements given above are correct? Consider the following statements. A. 1 only. B. 3 only. C. 1 and 2. D. 2 and 3. और कॉन्सेप्ट है कि एक शहर अपने सभी निवासियों का है, सिर्फ अमीर या प्रॉपर्टी ओनर्स का नहीं। हाँ, ये सबके, खासकर मार्जिनलाइज्ड लोगों के,
उस शहर को शेप करने के अधिकार के बारे में है जिसमें वो रहते हैं। गुड एक्सप्लेनेशन। अब स्टेटमेंट 1 को एनालाइज करते हैं। क्या राइट टू द सिटी एक अग्रीड ह्यूमन राइट है जिसे यूएन हैबिटेट मॉनिटर करता है? ये गलत है। ये एक इन्फ्लुएंशियल आइडिया है, लेकिन ये इंटरनेशनल लॉ के अंडर एक फॉर्मली अग्रीड अपॉन ह्यूमन राइट नहीं है। अच्छा। इनफैक्ट इंडिया और यूएसए जैसे देशों ने इसे ऑफिशियल यूएन डॉक्यूमेंट्स में शामिल करने का विरोध किया है, तो स्टेटमेंट 1 बाहर है। ओके। स्टेटमेंट 2 के बारे में क्या? ये पब्लिक स्पेसेस रिक्लेम करने और पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करता है? ये इस कॉन्सेप्ट का बिल्कुल एसेंस है। ये अर्बन स्पेस पार्क्स, स्ट्रीट्स और स्क्वायर्स पर डेमोक्रेटिक कंट्रोल के बारे में है। ये निवासियों के अर्बन प्लानिंग में पार्टिसिपेट करने के अधिकार पर भी जोर देता है। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। मेक सेंस। अब स्टेटमेंट 3, स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू द अनऑथराइज्ड कॉलोनीज। ये भी सही है। इस फिलॉसफी का तर्क है कि बेसिक सर्विसेज जैसे पानी और सैनिटेशन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं और एक कॉलोनी का लीगल स्टेटस उन्हें डिनाई करने का कारण नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 गलत है, जबकि 2 और 3 सही हैं। हाँ, जिससे हम आंसर डी, 2 एंड 3 पर पहुंचते हैं। इसका मेमोरी हैक, राइट टू द सिटी को पीपल्स पावर इन द सिटी की तरह सोचो। इसका मतलब लोगों के पास पार्टिसिपेट करने और पब्लिक स्पेसेस रिक्लेम करने का अधिकार है और बेसिक पब्लिक सर्विसेज का अधिकार है। लेकिन ये अभी तक एक ऑफिशियल पेपर राइट नहीं है जिस पर सभी देश अग्री करते हैं। राइट? एक्सेलेंट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, राइट टू द सिटी पार्टिसिपेशन और सभी शहरी निवासियों के लिए सर्विसेज के बारे में है, लेकिन यह अभी तक एक यूनिवर्सली अग्रीड अपॉन लीगल ह्यूमन राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2021। This one goes into ancient legal history. With reference to the history of ancient India, which of the following statements is correct? 2021. 1. Mitakshara was the civil law for upper castes and Dayabhaga was the civil law for lower castes. 2. In the Mitakshara system, the sons can claim right to the property during the lifetime of the father, whereas in the Dayabhaga system, it is only after the death of the father that the sons can claim right to the property. 3. The Mitakshara system deals with the matters related to the property held by male members only of a family, whereas the Dayabhaga system deals with the matters related to the property held by both male and female members of a family. Select the correct answer using the code given below. A. 1 and 2, B. 2 only, C. 1 and 3, D. 3 only. ब्रॉड माइक्रो थीम मिसलेनियस। मिताक्षरा और दयाभागा हिंदू इनहेरिटेंस लॉ के 2 क्लासिकल स्कूल्स हैं। हाँ, चलो डिफरेंसेस चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है कि डिवीजन कास्ट पर बेस था। यह गलत है। डिवीजन कास्ट पर नहीं बल्कि ज्योग्राफी पर बेस था। दयाभागा मेनली बंगाल और असम में प्रचलित था, जबकि मिताक्षरा बाकी इंडिया में फॉलो किया जाता था। तो रीजनल नॉट सोशल हायरार्की। स्टेटमेंट 1 गलत है। अब स्टेटमेंट 2 में को डिफरेंस कि एक बेटे को प्रॉपर्टी राइट्स कब मिलते हैं। और ये स्टेटमेंट क्रूशियल डिस्टिंक्शन है और बिल्कुल सही है। मिताक्षरा सिस्टम के अंडर एक बेटा जन्म से ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार प्राप्त कर लेता है, अच्छा, जबकि दयाभागा सिस्टम में बेटे का अधिकार सिर्फ पिता की मृत्यु के बाद ही उत्पन्न होता है। एक बहुत क्लियर डिफरेंस है। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। चलो स्टेटमेंट 3 देखते हैं, जो जेंडर की बात करता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। दोनों सिस्टम्स पुरुष और महिला दोनों के प्रॉपर्टी राइट से डील करते थे, हालांकि उनके नियम आमतौर पर पेट्रियार्कल थे। ये कहना कि मिताक्षरा सिर्फ मेल से डील करता था गलत है। तो एनालिसिस के बाद स्टेटमेंट 1 गलत, स्टेटमेंट 2 सही और स्टेटमेंट 3 गलत। इससे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। हाँ, आंसर है बी, 2 ओनली। और इसका मेमोरी हैक? सोचो, एम फॉर मिताक्षरा और मीरा, राइट फ्रॉम बर्थ। एक बेटा जन्म लेते ही कह सकता है ये मेरा है। दयाभागा के लिए पिता की दया सोचो, बेटे को प्रॉपर्टी सिर्फ पिता की मृत्यु के बाद मिलती है। क्लेवर। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, मिताक्षरा का मतलब जन्म से अधिकार पूरे इंडिया में ईस्ट को छोड़कर, दयाभागा का मतलब पिता की मृत्यु के बाद अधिकार ईस्ट इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Still in 2021, a question on a day of international observance. Consider the following statements. 2021 question. Consider the following statements. 1. 21st February is declared to be the International Mother Language Day by UNICEF. 2. The demand that Bangla has to be one of the national languages was raised in the Constituent Assembly of Pakistan. Which of the above statements is are correct? A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, D. neither 1 nor 2. ब्रॉड माइक्रो थीम मिसलेनियस। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। चलो फैक्ट्स चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है कि इसे यूनिसेफ ने डिक्लेयर किया था। क्या ये सही यूएन बॉडी है? क्लोज है पर गलत। इसे यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोक्लेम किया था। यूनेस्को का फोकस एजुकेशन और कल्चर पर है, इसलिए वो लॉजिकल बॉडी है, ना कि यूनिसेफ जिसका फोकस बच्चों पर है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। यूनेस्को, नॉट यूनिसेफ। अब स्टेटमेंट 2 में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। The demand that Bangla has to be one of the national languages was raised in the Constituent Assembly of Pakistan. ये स्टेटमेंट हिस्टोरिकली बिल्कुल सही है। पार्टीशन के बाद वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप ने उर्दू थोपने की कोशिश की। बंगाली या बांग्ला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की ये मांग पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उठाई गई थी, जिससे बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट शुरू हुआ। हाँ, ये दिन 21 फरवरी 1952 को प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए स्टूडेंट्स की याद में मनाया जाता है। तो इस दिन की जड़ें उस संघर्ष में है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। हाँ, तो आंसर है बी, 2 ओनली। इसका मेमोरी हैक। लैंग्वेज को कल्चर से लिंक करो। कल्चर के लिए यूएन बॉडी यूनेस्को है और हिस्ट्री याद रखो, पाकिस्तान में बंगला के लिए लड़ाई
इस दिन का दिल है। गॉट इट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे एक यूनेस्को डिक्लेरेशन है जो पाकिस्तान में बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट में रूटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Another legal concept question from 2021. With reference to India, consider the following statements. 2021. With reference to India, consider the following statements. 1. Judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate, and such accused is locked up in police station, not in jail. With reference to India, consider the following statements. 2. During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. With reference to India, consider the following statements. Which of the statements given above are correct? With reference to India, consider the following statements. A. 1 only. B. 2 only. C. Both 1 and 2. D. Neither 1 nor 2. ब्रॉड माइक्रो थीम मिसलेनियस। पुलिस कस्टडी वर्सेस जुडिशियल कस्टडी। चलो स्टेटमेंट 1 को ब्रेक डाउन करते हैं। ये कहता है जुडिशियल कस्टडी में अक्यूज्ड को पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल में बंद किया जाता है। और वो दूसरा हिस्सा स्टेटमेंट को गलत बना देता है। पुलिस कस्टडी में अक्यूज्ड पुलिस स्टेशन के लॉकअप में होता है। जुडिशियल कस्टडी में अक्यूज को जेल भेजा जाता है मैजिस्ट्रेट की कस्टडी के अंडर। एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन। स्टेटमेंट 1 गलत है। अब स्टेटमेंट 2 इंटेरोगेशन राइट्स पर। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। ये बिल्कुल सही है। एक बार अक्यूज जुडिशियल कस्टडी यानी जेल में चला जाता है तो पुलिस का डायरेक्ट एक्सेस खत्म हो जाता है। उन्हें किसी भी इंटरोगेशन के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। ये एक जरूरी सेफगार्ड है। तो स्टेटमेंट 1 गलत और स्टेटमेंट 2 सही। इससे आंसर बनता है बी 2 ओनली। और इसका मेमोरी हैक? सोचो, जुडिशियल इक्वल्स टू जज इक्वल्स टू जेल। जज अक्यूज को जेल भेजता है और एक बार आप जेल में हो तो पुलिस को आपसे बात करने के लिए जज की परमिशन स्लिप चाहिए। पुलिस कस्टडी इक्वल्स टू पुलिस स्टेशन। एक डायरेक्ट राइम है। के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए। नेक्स्ट अप। Still in 2021, let's talk prison reforms. With reference to India, consider the following statements. 2021 ka. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right. State governments have their own prisoners release on parole rules. Which of the statements given above is correct? A. 1 only. B. 2 only. C. Both 1 and 2. D. Neither 1 nor 2. स्टेटमेंट 1 कहता है पेरोल एक मैटर ऑफ हिज और राइट है। क्या पेरोल एक अधिकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबसे जरूरी पॉइंट है। पेरोल एक डिस्क्रिशनरी पावर है। एक कैदी किसी खास रीजन के लिए इसकी रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन वो इसे एक अधिकार के रूप में क्लेम नहीं कर सकता। अथॉरिटीज इसे डिनाई कर सकती हैं, तो स्टेटमेंट 1 गलत है। ये एक प्रिविलेज है, अधिकार नहीं। हाँ, पेरिफेरल नॉलेज में पेरोल और फर्लो में क्या डिफरेंस है? पेरोल एक खास रीजन इवेंट बेस्ड के लिए दी जाती है। फर्लो लंबी सजा वाले कैदियों को पीरियोडिकली बिना किसी खास रीजन के दी जाती है ताकि वो फैमिली टाइज मेंटेन कर सके। फर्लो को अधिकार के ज्यादा करीब माना जाता है। ओके, अब स्टेटमेंट 2। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स। ये सही है। प्रिजन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्टेट सब्जेक्ट है। इसका मतलब पेरोल और फर्लो के नियम रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती हैं और ये स्टेट टू स्टेट अलग हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 गलत और स्टेटमेंट 2 सही। आंसर है बी 2 ओनली। मेमोरी हैक। सोचो, पेरोल इज अ प्ली। आपको इसके लिए प्लीड करना पड़ता है, ये गारंटीड नहीं है। और क्योंकि प्रिजन्स आर प्रोविंशियल, एक स्टेट सब्जेक्ट, तो नियम स्टेट्स बनाते हैं। गॉट इट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, पैरोल एक प्रिविलेज है, अधिकार नहीं, और स्टेट्स इसके लिए अपने नियम बनाते हैं। मूविंग ऑन। Our next question from 2021 is on the highest civilian awards. Consider the following statements in respect of Bharat Ratna and Padma Awards. Bharat Ratna and Padma Awards are titles under the Article 18(1) of the Constitution of India. Padma Awards, which were instituted in the year 1954, were suspended only once. The number of Bharat Ratna Awards is restricted to a maximum of 5 in a particular year. Which of the above statements are not correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. ब्रॉड माइक्रो थीम मिसलेनियस। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और कीवर्ड नोटिस करो, नॉट करेक्ट। हमें गलत स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं। हाँ, चलो स्टेटमेंट 1 चेक करते हैं। क्या ये अवार्ड्स आर्टिकल 18 के अंडर टाइटल्स हैं? नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन केस में कहा था कि ये अवार्ड्स है, टाइटल्स नहीं। लेकिन इन्हें नाम के आगे या पीछे प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। ओके, 1 फॉल्स है। स्टेटमेंट 2। पद्मा अवार्ड्स वर सस्पेंडेड ओनली वंस। ये भी फैक्चुअली गलत है। अवार्ड्स 2 बार सस्पेंड किए गए थे, 1978-79 से और फिर 1993-97 से। तो ओनली वंस गलत है। स्टेटमेंट 2 भी गलत है। 2 गलत स्टेटमेंट्स। चलो स्टेटमेंट 3 चेक करते हैं। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। ये भी गलत है। नियम है एक साल में मैक्सिमम 3, 5 नहीं। तो स्टेटमेंट 3 भी गलत है। वाह, तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। क्वेश्चन पूछता है कौन से नॉट करेक्ट हैं। क्योंकि तीनों ही करेक्ट नहीं है तो आंसर है डी 1, 2 एंड 3। इसका मेमोरी हैक? याद रखो, अवार्ड्स नॉट टाइटल्स। नंबर्स के लिए याद रखो 2 सस्पेंशंस और 3 मैक्स भारत रत्न पर ईयर, 2, 3। एक सिंपल सीक्वेंस है। गुड वन। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स टाइटल्स नहीं है। 2 बार सस्पेंड हुए और भारत रत्न 1 साल में 3 तक सीमित है। ऑल स्टेटमेंट्स वर फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2021. The final question for 2021 is on the Forest Rights Act.
At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006, 2021? A. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. B. Ministry of Panchayati Raj. C. Ministry of Rural Development. D. Ministry of Tribal Affairs. ब्रॉड माइक्रो थीम एक्ट्स। ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की नोडल एजेंसी के बारे में एक डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है एक्ट वनवासी समुदायों को अधिकार देने के बारे में है। और की एक्ट के नाम में ही है। प्राइमरी बेनिफिशरीज हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। एग्जैक्टली। तो नेशनल लेवल पर नोडल एजेंसी है डी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जबकि दूसरी मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही इंप्लीमेंटेशन को स्टीयर करती है। सो मेमोरी हैक सिंपल है। हाँ, एक्ट का नाम ही आपको आंसर देता है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। एक्ट का नाम सीधे नोडल मिनिस्ट्री की तरफ इशारा करता है। इससे आसान क्या होगा? मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। दैट्स अ रैप फॉर 2021। चलो 2022 में चलते हैं। सिपम इंटू 2022। फर्स्ट क्वेश्चन, in India, what is the role of the Coal Controllers Organization, CCO, 2022? 1. CCO is the major source of coal statistics in Government of India. 2. It monitors progress of development of captive coal lignite blocks. 3. It hears any objection to the government's notification relating to acquisition of coal-bearing areas. 4. It ensures that coal mining companies deliver the coal to end users in the prescribed time. Select the correct answer using the code given below. Select the correct answer using the code given below. A, 1, 2 and 3. B, 3 and 4 only. C, 1 and 2 only. D, 1, 2 and 4. Broad micro theme. Miscellaneous. Okay, the CCO. चलो इसके functions check करते हैं. Statement 1. CCO is the major source of coal statistics. ये सही है। CCO कोल पर ऑफिशियल डेटा कलेक्ट और पब्लिश करता है। इट्स द गो टू सोर्स। Okay, 1 is correct. Statement 2. It monitors progress of development of captive coal lignite blocks. ये भी एक सही फंक्शन है। ये कैप्टिव यूज के लिए एलोकेट किए गए ब्लॉक्स पर नजर रखता है। So 1 and 2 are correct. Statement 3. It hears any objection to the government's notification relating to acquisition of coal-bearing areas. ये भी सही है। कोल बेयरिंग एरियाज एक्ट के अंडर कोल कंट्रोलर ऐसी ऑब्जेक्शन सुनने के लिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है। So 1, 2 and 3 are correct. What about statement 4? It ensures that coal mining companies deliver the coal to end users in the prescribed time. ये सीसीओ का फंक्शन नहीं है। लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी शेड्यूल्स कोल कंपनीज और एंड यूजर्स के बीच कमर्शियल एग्रीमेंट्स का हिस्सा होते हैं। सीसीओ का रोल रेगुलेटरी और स्टैटिस्टिकल है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं है। I see. So 1, 2 and 3 are correct, but 4 is not. हाँ, जिससे आंसर बनता है ए 1, 2 and 3। इसका मेमोरी हैक। CCO को एक कोल सुपरवाइजर की तरह सोचो। एक सुपरवाइजर स्टैट्स चेक करता है, प्रोजेक्ट मॉनिटर करता है और ग्रीवियंसेस सुनता है, लेकिन एक सुपरवाइजर डिलीवरी नहीं करता। हाँ, ग्रेट वन। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, सीसीओ स्टैट्स, मॉनिटरिंग और ऑब्जेक्शन सुनने का काम करता है, लेकिन डिलीवरी लॉजिस्टिक्स मैनेज नहीं करता। Next from 2022. Question 21 from 2022 is about the T-board. With reference to the T-board in India, consider the following statements. 2022. With reference to the T-board in India, consider the following statements. 1. The T-board is a statutory body. With reference to the T-board in India, consider the following statements. 2. It is a regulatory body attached to the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. With reference to the T-board in India, consider the following statements. 3. The T-board's head office is situated in Bengaluru. With reference to the T-board in India, consider the following statements. 4. The board has overseas offices at Dubai and Moscow. Which of the statements given above are correct? With reference to the T-board in India, consider the following statements. A. 1 and 3. B. 2 and 4. C. 3 and 4. D. 1 and 4. ब्रॉड माइक्रो थीम मिसलेनियस। चलो स्टेटमेंट 1 से शुरू करते हैं। द टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये सही है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी पार्लियामेंट के एक्ट से बनती है। टी बोर्ड को टी एक्ट 1953 के अंडर एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 कहता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से अटैच्ड है। ये लॉजिकल लगता है। लगता है लॉजिकल है, लेकिन गलत है। ये एक कॉमन ट्रैप है। टी बोर्ड कॉफी और स्पाइसेस जैसे दूसरे कमोडिटी बोर्ड्स के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, उनके ट्रेड और एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंस की वजह से। इट्स अबाउट कॉमर्स, सो 2 इज रॉन्ग। Statement 3. The tea board's head office is situated in Bengaluru. ये भी गलत है। कॉफी बोर्ड का HQ बेंगलुरु में है। टी बोर्ड का HQ कोलकाता में है, जो इंडियन टी इंडस्ट्री का हिस्टोरिकल हब है। So HQ is in Calcutta. 3 is wrong. Statement 4. The board has overseas offices at Dubai and Moscow. ये सही है। टी बोर्ड टी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ओवरसीज ऑफिसेज मेंटेन करता है। So statements 1 and 4 are correct. The correct option is D. 1 and 4. Memory hack. याद रखो, टी इज सी ग्रेड कॉमर्स, सी फॉर कॉमर्स मिनिस्ट्री और कलकत्ता या कोलकाता, और इसका स्टैट्यूटरी स्टेटस है। Clever. Mini recap. In short, the Tea Board is a statutory body under the Commerce Ministry, headquartered in Kolkata with overseas offices. Last question from 2022. Final question of 2022. Consider the following statements, 2022. Consider the following statements. 1. The India Sanitation Coalition is a platform to promote sustainable sanitation and is funded by the Government of India and the World Health Organization. Consider the following statements. 2. The National Institute of Urban Affairs is an apex body of the Ministry of Housing and Urban Affairs in Government of India and provides innovative solutions to address the challenges of urban India. Consider the following statements. Which of the statements given above are correct?
A, one only, B, two only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. चलो स्टेटमेंट 1 लेते हैं इंडिया सैनिटेशन कोलिशन ISC के बारे में। ये कहता है कि इसे गोई और WHO फंड करते हैं। ये गलत है। ISC को FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में लॉन्च किया गया था। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है। इसे गोई और WHO सीधे फंड नहीं करते। सो रॉन्ग फंडिंग मॉडल। स्टेटमेंट 1 इज आउट। अब स्टेटमेंट 2 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA के बारे में। ये इसे मिनिस्ट्री का एपेक्स बॉडी कहता है। ये वर्डिंग ट्रिकी है और गलत है। NIUA एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MUHA सपोर्ट करता है, लेकिन ये मिनिस्ट्री का एपेक्स बॉडी नहीं है। एक एपेक्स बॉडी मिनिस्ट्री की डायरेक्ट हायरार्की का हिस्सा होता है। NIUA के पास ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है। So it's autonomous, not a part of the ministry. A fine distinction. Statement 2 is also incorrect. Correct. दोनों statements गलत हैं। इसलिए आंसर है D, neither 1 nor 2. मेमोरी हैक। प्राइवेट इंडस्ट्री बॉडी ना कि गवर्नमेंट बॉडी। NIUA के लिए A फॉर ऑटोनॉमस याद रखो। NIUA एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, एपेक्स बॉडी नहीं। गुड वन। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, ISC एक FICCI होस्टेड प्लेटफॉर्म है और NIUA MUHA द्वारा सपोर्टेड एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। That closes 2022. Let's move into 2023. kicking off 2023 with an assertion reasoning style question. In India, prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for the day-to-day administration of prisons. 2023. चलो स्टेटमेंट आई को इवैल्यूएट करते हैं। Prisons are managed by state governments. क्या ये सच है? हाँ, स्टेटमेंट 1 सही है। प्रिजन्स कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल की स्टेट लिस्ट में है। उनका मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आता है। Okay. अब स्टेटमेंट 2 Prisons are governed by the Prisons Act 1894 which kept the subject in the control of provincial governments. ये भी सही है। द प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894 एक प्री इंडिपेंडेंस लॉ है जिसने कंट्रोल तब के प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दिया था, जो बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स बन गए। So both are correct. Now is statement 2 the correct explanation for statement 1? हाँ बिल्कुल, ये डायरेक्ट हिस्टोरिकल और लीगल रीजन है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उस अरेंजमेंट का कंटिन्यूशन है जो 1894 एक्ट ने स्टैब्लिश किया था। इसलिए स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर है A. इसका मेमोरी हैक? टाइमलाइन याद रखो। 1894 एक्ट पहले आया जिसने पावर प्रोविंसेस को दी, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आया और उस लेगेसी को कंटिन्यू किया। द पास्ट एक्सप्लेन्स द प्रेजेंट। परफेक्ट लॉजिक। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, प्रिजन्स एक स्टेट सब्जेक्ट है क्योंकि फाउंडेशनल 1894 एक्ट ने वो कंट्रोल प्रोविंसेस को दिया था, एक सिस्टम जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कंटिन्यू किया। नेक्स्ट फ्रॉम 2023. A question on home guards now. This is a how many statements are correct type. Consider the following statements. Home guards are raised under the Home Guards Act and rules of the central government. The role of the home guards is to serve as an auxiliary force to the police in maintenance of internal security. To prevent infiltration on the international border coastal areas, the border wing home guards battalions have been raised in some states. How many of the above statements are correct? A, only 1, B, only 2, C, all 3, D, none. ब्रॉड माइक्रो थीम मिसलेनियस। होमगार्ड्स स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज द्वारा उनके अपने अपने एक्ट्स के अंदर रेस किए जाते हैं। ये एक सेंट्रल फोर्स नहीं है। So, state level. Statement 1 is wrong. Statement 2, auxiliary force to the police. ये उनका प्राइमरी रोल है और सही है। वो पुलिस के लिए एक बैकअप है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। Okay, 2 is correct. Statement 3 about border wing home guards. ये भी सही है। बॉर्डर स्टेट्स में स्पेशलाइज्ड बॉर्डर विंग होमगार्ड बटालियंस रेस किए गए हैं ताकि वो BSF के लिए एक ऑक्सिलरी फोर्स के रूप में काम कर सकें। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट्स 2 और 3 सही है। हाँ, इसका मतलब 2 स्टेटमेंट सही हैं। द आंसर इज B, ओनली 2। मेमोरी हैक याद रखो, होम गार्ड्स आर फ्रॉम योर होम स्टेट, तो उन्हें स्टेट रेज करता है, सेंटर नहीं। और उनके रोल्स दोनों इंटरनल ऑक्सिलरी टू पुलिस और एक्सटर्नल ऑक्सिलरी टू BSF एट द बॉर्डर हैं। सिंपल मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, होम गार्ड्स स्टेट्स द्वारा रेस किए जाते हैं, पुलिस के ऑक्सिलरी के रूप में काम करते हैं और उनका एक स्पेशलाइज्ड बॉर्डर विंग होता है। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2023। Another how many pairs are correct question. With reference to India, consider the following pairs. Unauthorized wearing of uniforms under the Official Secrets Act. ये एक करेक्टली मैच्ड पेयर है। एक्ट का सेक्शन 6 इस ऑफेंस से डील करता है। Okay, pair 1 is correct. Pair 2, misleading an officer under the Indian Evidence Act. ये करेक्टली मैच नहीं है। द इंडियन एविडेंस एक्ट कोर्ट में एविडेंस के रूल से डील करता है। एक ऑफिसर को मिसलीड करना या उसके काम में बाधा डालना भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के अंडर कवर होता है। So the act is wrong for pair 2. Now for pair 3, celebratory gunfire under the Arms Amendment Act 2019. ये करेक्टली मैच्ड है। 2019 अमेंडमेंट ने सेलिब्रेटरी गनफायर को स्पेसिफिकली क्रिमिनलाइज किया था। तो पेयर 1 सही है, पेयर 2 गलत है, पेयर 3 सही है। इसका मतलब 2 पेयर्स करेक्टली मैच्ड है। द करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2। मेमोरी हैक। सोचो, सीक्रेट्स एंड स्पाइस, अनऑथोराइज्ड यूनिफॉर्म्स और मिसलीडिंग ऑफिसर्स क्लासिक स्पाई मूवी ट्रोप्स हैं और दोनों ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंडर आते हैं। सेलिब्रेटरी गनफायर नेचुरली आर्म्स एक्ट से कनेक्ट होता है। लव दैट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, अनऑथराइज्ड यूनिफॉर्म्स और मिसलीडिंग ऑफिसर्स ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंडर है, सेलिब्रेटरी गनफायर आर्म्स एक्ट के अंडर है। वी आर नाउ एंटरिंग 2024। First up from 2024, a question on the CDS. What are the duties of the Chief of Defence Staff, CDS, as head of the Department of Military Affairs? 2024. 1. Permanent Chairman of Chiefs of Staff Committee. 2. Exercise military command over the 3 service chiefs. 3. Principal Military Advisor to Defence Minister on all tri-service matters. Select the correct answer using the code given below. A.
1, 2 and 3, B, 1 and 2 only, C, 2 and 3 only, D, 1 and 3 only. ब्रॉड माइक्रो थीम मिसलेनियस। चलो स्टेटमेंट 1 देखते हैं। परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। ये सही है। सीडीएस सीओएससी का परमानेंट चेयरमैन होता है जिसे कंटिन्यूटी इंश्योर होती है। ओके, 1 is correct. Statement 2, exercise military command over the 3 service chiefs. ये गलत है और एक जरूरी डिस्टिंक्शन है। सीडीएस के पास ऑपरेशनल मिलिट्री कमांड नहीं होता। इंडिविजुअल सर्विस चीफ्स अपनी फोर्सेस पर कमांड बनाए रखते हैं। सीडीएस का रोल जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन है, कमांड नहीं। So a coordinator, not a commander. Statement 2 is wrong. Statement 3, principal military advisor to defense minister on all tri-service matters. ये सही है। ये सीडीएस के प्राइमरी फंक्शंस में से एक है। Okay, so statement 1 and 3 are correct, but 2 is incorrect. हाँ, तो आंसर है डी, 1 and 3 ओनली। इसका मेमोरी हैक। CDS को चीफ जॉइंटनेस ऑफिसर की तरह सोचो। वो जॉइंट कमेटी का परमानेंट चेयरमैन है 1 और मिनिस्टर को जॉइंट एडवाइस देता है 3, लेकिन वो कमांडर नहीं है 2. ग्रेट वे टू फ्रेम इट। मिनी रीकैप। इन शॉर्ट, सीडीएस सीओएससी का परमानेंट चेयरमैन और प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर है, लेकिन सर्विस चीफ्स पर मिलिट्री कमांड एक्सरसाइज नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2024। A question on military ranks now. With reference to the equivalent ranks of military officers, consider the following pairs. 2024. Air Force, Navy, 1. Brigadier, Air Commander, Commander. 2. Major General, Air Vice Marshal, Vice Admiral. 3. Major, Squadron Leader, Lieutenant Commander. 4. Lieutenant Colonel, Group Captain, Captain. Select the correct answer using the code given below. Select the correct answer using the code given below. A 1 and 4, B 1 and 3, C 2, 3 and 4, D 3 only. Broad micro theme. Miscellaneous. चलो हर पेयर चेक करते हैं। पेयर 1, ब्रिगेडियर आर्मी, एयर कमांडर F, कमांडर नेवी। गलत। एक ब्रिगेडियर का नेवल इक्विवेलेंट कमांडर होता है, कमांडर नहीं। ओके, पेयर 1 इज आउट। पेयर 2, मेजर जनरल आर्मी, एयर वाइस मार्शल F, वाइस एडमिरल नेवी। गलत। नेवल इक्विवेलेंट रियर एडमिरल होता है वाइस एडमिरल में। पेयर 2 इज आउट। पेयर 3, मेजर आर्मी इक्विवेलेंट स्क्वाड्रन लीडर एयरफोर्स इक्विवेलेंट लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी। ये पैर बिल्कुल सही मैच है, करेक्ट। ओके, पेयर 3 इज करेक्ट। लास्ट वन, पेयर 4, लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी इक्विवेलेंट ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स इक्विवेलेंट कैप्टन नेवी। गलत। एक लेफ्टिनेंट कर्नल का इक्विवेलेंट विंग कमांडर एयरफोर्स और कमांडर नेवी होता है। तो सिर्फ पेयर 3 से मैच्ड है। द करेक्ट आंसर इज डी 3 ओनली। इसका मेमोरी हैक? इसके लिए एक पॉपुलर निमोनिक है, माई सिली लिटिल कैट। मेजर आर्मी इक्विवेलेंट स्क्वाड्रन लीडर एयरफोर्स इक्विवेलेंट लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी। ये तीनों सही रैंक्स को लिंक करता है। My silly little cat. I'll remember that. Mini recap. In short, सिर्फ मेजर स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, इक्विवेलेंट सही था। और अब आखिरी सवाल। The last question is from 2024 on scheduled tribes. Consider the following statements. 2024. Consider the following statements. 1. It is the government of the state who recognizes and declares any community of that state as a scheduled tribe. Consider the following statements. 2. A community declares as a scheduled tribe in a state need not to be so in another state. Consider the following statements. Which of the statements given above are correct? Consider the following statements. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. ब्रॉड माइक्रो थीम, मिसलेनियस। चलो, स्टेटमेंट 1 को एनालाइज करते हैं। क्या एसटी डिक्लेयर करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है? नहीं, ये गलत है। किसी भी ट्राइब को एसटी के रूप में स्पेसिफाई करने की पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। आर्टिकल 342(1) के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ रिकमेंड करती है, डिक्लेयर नहीं। So the ultimate authority is the president. Statement 1 is wrong. Now for statement 2, a community declared as a scheduled tribe in a state need not to be so in another state. ये बिल्कुल सही है। शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट स्टेट स्पेसिफिक होती है। झारखंड में एक एसटी, वेस्ट बंगाल में एसटी नहीं हो सकता है। So, statement 1 is wrong and statement 2 is correct. This leads us to the answer B, 2 only. And a final memory hack? याद रखो, प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन स्टेट स्पेसिफिक स्टेटस। प्रेसिडेंट लिस्ट प्रोक्लेम करता है, लेकिन स्टेटस हर स्टेट के लिए स्पेसिफिक होता है। Perfect. Mini recap. In short, प्रेसिडेंट एसटीज डिक्लेयर करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, और एसटी लिस्ट स्टेट स्पेसिफिक होती है। और इसके साथ हमने एक डेकेड के गवर्नेंस क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। फाइनल रिकैप एंड कंटेंट इम्बाइबिंग। तो आज हमने मिसलेनियस और एक्ट्स के ब्रॉड माइक्रो थीम के अंडर गवर्नेंस क्वेश्चंस के एक एपिक लैंडस्केप में सफर किया। यहाँ एक क्विक समरी है जो हमने सीखा। हमने देखा कि यूपीएससी नाइफ, ग्रासरूट्स और नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जैसे इंस्टीट्यूशंस की कोर फिलॉसफी कैसे टेस्ट करता है। हमने एक्ट्स में ट्रैप्स को पहचानना सीखा, जैसे एनएफएसए में कैलोरीज की संख्या, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में क्रेश विजिट्स की संख्या और बिनामी एक्ट में नो अपील क्लॉज। हमने सोशल कैपिटल, जुडिशियल कस्टोडी और पैरोल और एक अधिकार के बीच के डिफरेंस जैसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। हमने आधार के बारे में बार बार आने वाले मिथ्स को बस्ट किया, कंफर्म करते हुए कि ये सिटीजनशिप के लिए नहीं है और डीएक्टिवेट हो सकता है। हमने एफआरए के लिए नोडल मिनिस्ट्री, सीसीओ की भूमिका और टी बोर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में फैक्चुअल डिटेल्स कवर किए। और आखिर में हमने प्रिजन्स, होमगार्ड, सीडीएस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की घोषणा के बारे में की कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्स देखे। ये सच में एक मैराथन था। ये सभी सवाल हमें दिखाते हैं कि गवर्नेंस सिर्फ एक टेक्स्ट बुक का शब्द नहीं है। ये हमारी फूड सिक्योरिटी से लेके हमारी आइडेंटिटी और हमारे अधिकारों तक हर चीज को प्रभावित करता है। बिल्कुल। इन पीवाईक्यू से जो असली सवाल सामने आता है वो ये है कि हम जानकार नागरिकों के रूप में इस ज्ञान का इस्तेमाल अपने गवर्नमेंट सिस्टम को बेहतर, ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ज्यादा अकाउंटेबल बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं।
इस पर सोचिए। एक बेहतरीन विचार है इस चर्चा को खत्म करने के लिए। आपको आज की इस मैराथन डिस्कशन में कौन सा एमसीक्यू सबसे ज्यादा ट्रिकी लगा? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। वी लव टू हियर फ्रॉम यू। और ऐसी सुपर डिटेल डीप डाइव्स के लिए आप जानते हैं क्या करना है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अगली बार तक कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग।